आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम सभी बड़ी खबरों पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। तो चलिए खबरों पर नजर डालते हैं। तुरंत करा लें ये काम, नहीं तो इस महीने फिर अटक जाएगी योजना की राशि। मैया योजना के लाभुकों के लिए जरूरी खबर है। अगर अभी भी जिन लाभुकों ने अपने बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं कराया है, जिसका भौतिक सत्यापन अधूरा है, बैंक खाता एक्टिव नहीं है, तो तुरंत करा लें, नहीं तो इस माह की मैया योजना की राशि अटक सकती है, क्योंकि इसको लेकर सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे। अब अगर लाभुक के दस्तावेजों में गलती होगी या बैंक खाता एक्टिव नहीं होगा तो इस महीने की राशि उनके खाते में नहीं भेजी जाएगी। इसके साथ ही इस माह से अब उन्हीं लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाएगा जो एकल बैंक खाताधारी हैं। वहीं मैया योजना को लेकर सरकार का कहना है कि अगर कोई महिला लगातार 3 किस्तों के लिए सत्यापन में विफल रहती है या उसके दस्तावेज अधूरे रहते हैं तो उसका नाम योजना सूची से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि योजना की राशि वास्तविक जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक पहुंचे। इसके जरिए फर्जी लाभार्थियों और दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वालों को बाहर किया जा सकेगा। बताते चलें कि किन किन महिलाओं को अप्रैल 2025 से नहीं मिलेगा पैसा। तो देखिए, आधार लिंक न होना, सरकार उन महिलाओं की किस्त रोकेगी जिनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है। भौतिक सत्यापन अधूरा, कई लाभार्थी महिलाओं का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। अगर आपने अपने दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया है तो इस महीने से योजना का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। बैंक खाता बंद या निष्क्रिय, जिन महिलाओं के बैंक खाते बंद हैं या डीबीटी के लिए सक्रिय नहीं हैं, उनकी किस्त नहीं आएगी। गलत विवरण या दस्तावेज, अगर आवेदन में गलत आधार नंबर, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड या मोबाइल नंबर दिया गया है तो भी राशि रोक दी जाएगी। झारखंड में बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। रांची समेत इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश। झारखंड की राजधानी रांची और अन्य जिलों में मौसम का असर बढ़ने वाला है। पिछले 24 घंटों में रांची में चटख धूप देखने को मिली। हालांकि कुछ समय के लिए आंशिक रूप से बादल भी दिखाई दिए। लोग बारिश की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन अंततः एक भी बूंद नहीं गिरी। वहीं अन्य जिलों में भी ऐसा ही हुआ, जहां मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बारिश नहीं हुई। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश की संभावना जताई है और इसके साथ ही कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है जो झारखंड के मौसम को प्रभावित करेगा। इस सर्कुलेशन का असर राज्य के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलेगा और पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही कुछ जिलों में तेज हवा भी चल सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, रांची, लोहरदगा, रामगढ़ और अन्य जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही इन जिलों में वज्रपात की तीव्रता भी अधिक हो सकती है, जिससे जान माल का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा तेज हवाएं भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं, जिसमें असावधानी बरतने पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मौसम विभाग ने खास तौर पर सड़क पर यात्रा करने वाले लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है और कहा है कि यदि आप वाहन चला रहे हैं तो किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत रुक जाएं। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य में तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोडरमा, चतरा, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में अधिकतम 36 डिग्री और न्यूनतम 783 डिग्री 20 डिग्री का तापमान रह सकता है। बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, रांची, खूंटी और गुमला में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में अधिकतम 38 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा सकता है। झारखंड में हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत
अब आसानी से करें दूरस्थ क्षेत्रों की यात्रा, जानें शुरुआती तिथि। झारखंड में अब बहुत जल्द निजी हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी, जिसका संचालन राज्य के उद्यमियों द्वारा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर सेवा इसी महीने से शुरू कर दिया जाएगा। इसका दायरा झारखंड और बिहार तक होगा। इन दोनों राज्यों के किसी भी स्थान के लिए सीधे रांची से हेलीकॉप्टर बुक किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर सेवा के लिए 1 से 1.5 लाख रुपये प्रति घंटे की उड़ान दर निर्धारित होगी। इसमें उपलब्धता के आधार पर दर ऊपर नीचे हो सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेलीकॉप्टर सेवा आरंभिक तौर पर शादी समारोहों, पार्टियों के आयोजन समेत आपात सेवाओं के लिए भी सर्विस दी जाएगी। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस और विशेष आयोजनों के लिए भी हेलीकॉप्टर किराए पर लिया जा सकेगा। बता दें कि हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत करने वाले युवराज ग्रुप एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास 10 हेलीकॉप्टर का बेड़ा उपलब्ध है। इसमें 4 सीटों से लेकर 12 सीटों वाला हेलीकॉप्टर शामिल है। आने वाले दिनों में सेवा का अधिकाधिक विस्तार करने की योजना है। मालूम हो कि अभी तक इस सेवा के लिए राज्य के बाहर के एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती थी। इसके अलावा राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए भी हेलीकॉप्टर किराए पर लिए जाते हैं। खासकर चुनाव के मौके पर इसका खूब इस्तेमाल होता है। 8 अप्रैल को हेमंत कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट सचिवालय ने जानकारी दी है कि 8 अप्रैल को प्रोजेक्ट भवन स्थित कैबिनेट कक्ष में दोपहर 1 बजे से यह मीटिंग शुरू होगी। गौरतलब है कि इस बैठक में राज्यहित में कुछ अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इस बैठक में रोजगार के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार जरूरी ऐलान कर सकती है। गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में सिंचाई, कृषि और किसान कल्याण से संबंधित बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जेएसएससी, सीजीएल रिजल्ट और जेपीएसएससी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर भी कोई बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद नागरिकों को है। सड़क पर टायर जलाए, दुकानों को कराया बंद, नारेबाजी, शोभा यात्रा में मारपीट के बाद ग्रामीणों का भड़का गुस्सा, काफी संख्या में पुलिस बल तैनात। सरहुल शोभा यात्रा के दौरान मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र के हेठ बालू गांव में शोभा यात्रा में शामिल लोगों से मारपीट की गई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बाजार बंद करा दिए गए। जानकारी के मुताबिक ग्रामीण पारंपरिक हथियारों के साथ सड़क पर उतरे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। लिहाजा ग्रामीणों ने कहा है कि जब उनकी मांगों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। आक्रोशित ग्रामीण सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में काफी संवेदनशीलता बरत रही है। पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हो रही है। पुलिस किसी तरह से आक्रोशित ग्रामीणों के प्रदर्शन को समाप्त कर उन्हें वापस भेजने की तैयारी में जुटी है। दरअसल सरहुल की शोभा यात्रा के दौरान गांव में ही लगाया गया झालर शोभा यात्रा के झंडे से टूट गया था। झालर को एक दिन पूर्व संपन्न हुए त्योहार को लेकर दूसरे गुट ने लगाया था। इधर झालर के टूटने से नाराज गुट ने सरहुल का जुलूस निकालने वाले लोगों पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा मारपीट किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। सरहुल जुलूस में बिजली बाधित होने पर हाईकोर्ट की फटकार, झारखंड सरकार को 6 दिनों में जवाब देने का निर्देश। सरहुल जुलूस पर 10 घंटे बिजली काटे जाने के मामले पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। बता दें कि इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की संज्ञान लेते हुए हेमंत सरकार और बिजली विभाग से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने दोनों से यह बताने को कहा है कि किस नियम के तहत जुलूस निकाले जाने पर 10-10 घंटे तक बिजली काटी गई। बिजली काटे जाने के बाद आमजन को जो परेशानी होती है, उससे निजात दिलाने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय किए जाते हैं। इन सभी बिंदुओं पर आगामी 9 अप्रैल को जवाब तलब करने को कहा गया है।
गौरतलब है कि 1 अप्रैल को सरहुल के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा को लेकर रांची के कई इलाकों में दोपहर 2 बजे से रात के 11 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित थी, जिसे लेकर ही अब हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और बिजली विभाग को 9 अप्रैल को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हेमंत सरकार पर बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला, अपराध और मैया सम्मान में विफलता का आरोप। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को बने 4 महीने से ज्यादा वक्त हो चुके हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खामियां गिनाने में जुटे हैं। वह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बता रहे हैं कि इस सरकार को बने 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, इसके बावजूद कोई ठोस कार्य नहीं दिख रहा जिससे जनता के जीवन में कोई सार्थक परिवर्तन आया हो। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन जी को झारखंड की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में अब तक 100 दिन से ज्यादा होने के बाद भी राज्य में ऐसा कोई ठोस कार्य नहीं दिखता जिससे जनता के जीवन में सार्थक परिवर्तन आया हो। उन्होंने न तो कोई दूरदर्शी नीति प्रस्तुत की और न ही विकास के लिए कोई गंभीर प्रयास किया। उनके चुनाव में किए गए वादे आज केवल खोखले भाषणों की गूंज बनकर रह गए हैं। बाबूलाल ने आगे कहा है कि चुनाव से पहले उन्होंने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का भरोसा दिलाते हुए मैया सम्मान योजना की घोषणा की थी, लेकिन जब इस योजना को लागू करने का समय आया तो इसे जटिल नियमों और शर्तों के जाल में इस तरह उलझा दिया गया कि अधिकांश महिलाओं को इसका लाभ ही नहीं मिल सका। कागजातों की कमी का बहाना बनाकर उन्हें योजना से वंचित रखा गया। यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि महिला सम्मान और विश्वास के साथ एक धोखा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में भी विफल साबित हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इसी तरह युवाओं को रोजगार देने का वादा भी मात्र एक चुनावी जुमला साबित हुआ। नियोजन प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में कोई भी ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं और सरकार के पास उनके लिए कोई योजना नहीं है। राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा है और कहा है कि राज्य में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। हत्या, बलात्कार, जमीन कब्जा, रंगदारी और संगठित अपराध की घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं। हर जिले से अपराध की खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। भूमाफियाओं और अपराधियों को खुला संरक्षण मिला हुआ है। शासन प्रशासन पूरी तरह से असंवेदनशील और निष्क्रिय हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे राज्य का संसाधन लूटने की खुली छूट दे दी गई है। हेमंत सोरेन नियत और नीति दोनों के अभाव का प्रमाण बन चुके हैं। उन्होंने केवल सत्ता में बने रहने के लिए जनता को गुमराह किया और जब सत्ता मिली तो उनके सरोकारों से मुंह मोड़ लिया। झारखंड की जनता ने जिन्हें विश्वास के साथ सत्ता सौंपी थी, उन्होंने उस विश्वास को बार बार तोड़ा। उन्होंने कहा कि आज झारखंड की जनता स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रही है। वह देख रही है कि कैसे सरकार की नाकामी ने राज्य को पिछड़े राज्यों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है। आने वाले चुनावों में जनता इस विश्वासघात का जवाब देगी और यह तय करेगी कि झारखंड का भविष्य छल, भ्रष्टाचार और अपराध पर नहीं, बल्कि पारदर्शिता, विकास और न्याय के आधार पर तय होगा। राज्यसभा में बोले जेएमएम सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, वक्फ बिल का नहीं करूंगा समर्थन, बोर्ड में संशोधन करने से नहीं होगा मुसलमानों का भला। राज्यसभा में जेएमएम सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 पर कहा कि इस बिल को किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे। पिछले 11 साल से देश में आपकी सरकार है और अब याद आ रहा है कि मुस्लिमों का भला कैसे होगा। अगर आप शुरू से ही मुसलमान पर ध्यान देते तो आज पूरा देश आपके साथ खड़ा रहता, लेकिन जब से सत्ता में आए तब से मुसलमान पर इतना बुलडोजर चलाया है कि अब कोई भरोसा ही नहीं कर सकता है। अगर केंद्र सरकार मुसलमानों का भला करना चाहती है तो पहले रोजगार और शिक्षा पर बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने इस संशोधन में यह नहीं बताया है कि जो वक्फ की जमीन पर पहले से कब्जा किया गया है उसे छुड़वाने का कोई जिक्र नहीं है। सरकार का मानना है मुसलमान के दिन बदल जाएंगे,
लेकिन इसके पीछे की वजह कोई और है। एक तीर से दो निशाने साधने की तैयारी है। एनकाउंटर और बुलडोजर से दहशत में दंगाई और गैंगस्टर। बवाल के बीच ऑन ऑपरेशन बाबा जारी, कम हो गया अपराध। झारखंड में गैंगस्टर और संगठित गिरोह पर लगाम लगाने के लिए यूपी मॉडल पर झारखंड पुलिस आगे बढ़ चुकी है, जिसका परिणाम भी दिखने लगा है। पिछले 15 दिनों में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। साथ ही रंगदारी के भी मामले ना के बराबर सामने आए हैं। पुलिस के इस मॉडल से एक और जहां कारोबारी ठेकेदार और बिल्डर चैन की सांस ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपराधी और गैंगस्टर डर के साए में छुप कर बैठे हुए हैं। झारखंड में एनकाउंटर की शुरुआत 11 मार्च से हुई, जब झारखंड के अमन चैन को बिगाड़ने वाले अमन साहू को ही पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उसके बाद एक ट्रेंड सा शुरू हुआ और फिर बुलडोजर का एक्शन दिखा। तो फिर अपराधी को पुलिस ने पकड़ने के बाद गोली मार दिया, तो कहीं सड़क पर परेड करते हुए कोर्ट तक लेकर गए। उसके बाद फिर जमशेदपुर में मुख्तार अंसारी का शूटर अनुज कनौजिया को मार गिराया। यूपी एसटीएफ के साथ एक ऑपरेशन किया और यूपी स्टाइल में ही अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें कुख्यात शूटर अनुज कनौजिया को मार गिराया। इस दृश्य को जिसने भी देखा वह चौंक गया कि कैसे अब झारखंड में एनकाउंटर की शुरुआत हुई, जो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर देखें तो झारखंड में विधि व्यवस्था में नक्सलियों से ज्यादा संगठित गिरोह चुनौती बनकर सामने आए थे। एक के बाद एक घटना को अंजाम देकर खुलेआम घूम रहे थे, तो कोई जेल से ही अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा था। जेल से एक इशारा होते ही कहीं भी घटना घट जाती थी। इसको देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई लेवल मीटिंग की और सख्त लहजे में डीजीपी को आदेश दिया कि झारखंड में शांति बहाल कीजिए, जिससे कोई भी कारोबारी बिना डर और भय के कारोबार कर सके। जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और ताबड़तोड़ ऑन स्पॉट फैसला करना शुरू कर दिया। कुछ एनकाउंटर और बड़ी कार्रवाई पर नजर डालें तो यह बताने के लिए काफी होगा कि कैसे यूपी मॉडल पूरी तरह से झारखंड में शुरू हो गया है। सबसे पहले 11 मार्च का दिन झारखंड में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि एक कुख्यात अपराधी डॉन अमन साहू का एनकाउंटर हुआ। इसके दूसरे दिन यानी 13 मार्च को अमन साहू के गुर्गे को रांची में पकड़ा, उसके बाद उसके पैर में गोली मार दी और फिर उसी हाल में पैदल परेड कराया और आम लोगों में संदेश देने की कोशिश की गई कि यह वही गैंगस्टर है जो दहशत फैलता था। देखिए कैसे लंगड़कर लड़खड़ाते कदम के साथ चल रहा है। फिर नामकुम में होली के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। हत्या में जमकर बवाल हुआ, लेकिन पुलिस का एक्शन यहां भी देखने को मिला और सीधा आरोपी के दुकान पर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। मिनट में 2 दुकान को जमीन दोंज कर दिया। यह मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ था कि रांची के कांके चौक पर बाइक सवार अपराधियों ने टाइगर अनिल को गोली मार दिया, जिसके पास पुलिस ने तुरंत आरोपी को पकड़कर उसको भी पैर में गोली मार दी। हेडक्वार्टर डीएसपी अमरकांत पांडे ने खुद बताया, झारखंड में जो भी उत्पात मचाएगा, जो भी अपराध के राह पर जाएगा और कानून को अपने हाथ में लेगा, अब उस पर कानून के शिकंजे के साथ साथ उसके आर्थिक तंत्र को तोड़ने की कोशिश रहेगी, जिससे कोई दूसरा आपराधिक घटनाओं में शामिल न हो। फिलहाल झारखंड में गैंगस्टरों के सफाई के लिए तो यूपी मॉडल कारगर साबित हो रहा है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक इसी राह पर पुलिस चलेगी। एनकाउंटर्स और पुलिसिया कार्रवाई को देखकर यही लगता है कि अब झारखंड अमन चैन की दिशा में आगे बढ़ेगा। झारखंड में अब खुशहाली आएगी। मंत्री संजय प्रसाद यादव की कोर्ट में हुई पेशी। बार एसोसिएशन ने मंत्री को सौंपा मांग पत्र। गुरुवार को दुमका कोर्ट के एमपी एमएलए की विशेष अदालत में श्रम नियोजन एवं कौशल विकास मंत्री संजय प्रसाद यादव की पेशी हुई। आचार्य संहिता उल्लंघन के मामले में मंत्री की पेशी हुई। मामला वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव का है। सरकारी जमीन पर पार्टी का झंडा लगाने के आरोप में पत्थरगामा थाना में मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट में मंत्री का बयान दर्ज हुआ, जिसमें मंत्री ने अपने आप को निर्दोष बताया। मंत्री संजय प्रसाद यादव के दुमका आगमन पर जिला बार एसोसिएशन द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिसमें मंत्री से बार एसोसिएशन के भवन के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग की गई। बार एसोसिएशन का कहना है कि भवन निर्माण के लिए सरकार द्वारा फंड उपलब्ध कराया गया है, लेकिन जमीन नहीं मिलने के कारण
भवन निर्माण की प्रक्रिया रुकी हुई है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने एसोसिएशन को भरोसा दिया कि इस मामले में वह मुख्यमंत्री से बात कर जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करेंगे। कहा कि जमीन अधिग्रहण में आ रही अड़चन को दूर करने की पहल की जाएगी। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी, अडानी पावर प्लांट पर रैयतों ने लगाए गंभीर आरोप, जांच शुरू। क्या अडानी पावर प्लांट ने गोड्डा के नागरिकों के साथ छल किया है? क्या अडानी पावर प्लांट ने गोड्डा निवासियों को धोखा दिया है? क्या अडानी पावर प्लांट ने गोड्डा के नागरिकों को अपना काम निकल जाने के बाद उसी तरह निकाल फेंका है जैसे कोई दूध में गिरी मक्खी को फेंकता है? क्या अडानी ने भी आखिरकार वही किया जो अतीत में अन्य बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती आई हैं, जिनकी जमीनों पर अडानी ने पावर प्लांट बनाया, जिनकी जमीन पर अडानी ने मुनाफे का एक और साम्राज्य खड़ा किया, जिन लोगों ने राज्यहित में अपनी जमीनें अडानी को दी, उनके साथ सदी का सबसे बड़ा धोखा किया गया है? क्या राज्यहित में किए त्याग की कीमत अब गोड्डा के लोग प्रदूषण, विस्थापन, गरीबी और पलायन जैसे संकट से चुकाएंगे? आखिर क्यों चिलचिलाती धूप में अडानी पावर प्लांट के बाहर 200 से ज्यादा लोग पसीने में तरबतर अपना गला दुखा रहे हैं? वे क्या चाहते हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने अडानी पावर प्लांट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? क्या झारखंड, झारखंडी और झारखंडियत की बात करने वाली आबुआ सरकार ने भी गोड्डा के साथ छल किया है? यदि नहीं तो कैसे, जब अडानी पावर प्लांट के बाहर लोग अपना सब कुछ छिन जाने का गम मना रहे थे, तभी गठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन गौतम अडानी के साथ मुख्यमंत्री आवास में मुस्कुराते हुए मिल रहे थे। आखिर क्यों गोड्डा में 200 से ज्यादा लोगों ने अडानी पावर प्लांट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था? क्यों ये लोग कह रहे हैं कि गोड्डा में बनी बिजली से बांग्लादेश रोशन होगा, बांग्लादेश को रोशनी मिलेगी? अडानी को अकूत धन और गोड्डा और उसके लोगों के हिस्से केवल अंधेरा आया है, घनघोर अंधेरा। अडानी पावर प्लांट के बाहर बीते सोमवार से ही 200 से ज्यादा लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जिस पावर प्लांट की स्थापना के लिए इन्होंने अपनी जमीनें दी थीं, उसी प्लांट में इनको स्थायी नौकरी दी जाए। यूं तो ये बात महज एक लाइन की लगती है, लेकिन मुद्दे की गहराई में उतरेंगे जो जानेंगे कि इस ताज़ा घटना के पीछे दरअसल वादा खिलाफी, धोखेबाजी, विश्वासघात और चालबाजी की लंबी फहरिस्त है। यह सब कुछ प्लांट की स्थापना की कवायद के समय से ही शुरू हो गया था। इस बात को समझने के लिए मीडिया ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की, कुछ कर्मचारी और स्थानीय लोगों से बातचीत की। निजता और सुरक्षा का ख्याल करते हुए हम यहां उन लोगों के नामों का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन पूरी बात समझाएंगे। करीब 10 साल पहले अडानी पावर प्लांट की स्थापना के लिए जमीन चिन्हित की गई। स्थानीय रैयतों से कहा गया कि यहां पावर प्लांट की स्थापना के लिए आपकी जमीनें चाहिए, जमीन के बदले वाजिब मुआवजा दिया जाएगा। स्थानीय रैयतों ने कहा कि जमीन के बदले मुआवजा तो आप देंगे ही, लेकिन हमारी खेतीहर जमीन आप ले रहे हैं। हम किसान हैं तो हमारी आजीविका कैसे चलेगी? मुआवजे की राशि से पूरी जिंदगी परिवार तो नहीं पलेगा। बेहतर होगा कि आप हमें मुआवजे के साथ साथ अपने प्लांट में ही कम से कम एक अदद नौकरी दे दीजिए। कंपनी ने नौकरी की मांग पर हामी तो भर दी, लेकिन एक शर्त रख दिया। अडानी कंपनी के अधिकारियों ने लोगों से कहा कि जो रैयत जमीन के बदले मुआवजे के साथ नौकरी भी चाहते हैं, उनको हमारी एक बात माननी होगी। कंपनी ने रैयतों को ऑफर दिया कि या तो आप जमीन का पूरा मुआवजा लीजिए, और अगर नौकरी चाहिए तो मुआवजे की कुल राशि में से 5,50,000 रुपये छोड़ना होगा। मसलन यदि किसी रैयत को जमीन के बदले 20 लाख रुपये मिलने हैं तो उसे 14,50,000 रुपये ही मिलेंगे। कुल जमा बात यह है कि नौकरी के बदले कंपनी को 5,50,000 रुपये चुकाने होंगे। रैयतों का कहना है कि हमें लगा पूरी जिंदगी नौकरी का मामला है, स्थायी नौकरी मिल रही है, तो उन्होंने मुआवजे की राशि में 5,50,000 रुपये छोड़ दिए। रैयतों को मुआवजे के साथ नौकरी तो मिली, लेकिन साथ ही मिला झटका। दरअसल रैयतों को अडानी पावर प्लांट में सीधी स्थायी नियुक्ति की बजाय इनोव नाम की आउटसोर्सिंग कंपनी में अस्थायी नौकरी दी गई। जब रैयतों ने सवाल उठाए तो कंपनी ने कहा कि अभी आपके पास प्लांट में काम करने के लिए जरूरी स्किल और एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग कम से कम 2 साल तक इनोव में काम करिए। नौकरी के दौरान ही आपको ट्रेनिंग भी देंगे, आपकी इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। जैसे ही आप ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, काम का एक्सपीरियंस हासिल कर लेंगे, तुरंत अडानी पावर प्लांट में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
रैयतों ने बताया कि उन्होंने कंपनी की यह बात भी मान ली। रैयतों का आरोप है कि उनको 6 माह को जो ट्रेनिंग दी गई वह फर्जी थी, क्योंकि जब वे लोग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेकर अडानी पावर प्लांट पहुंचे तो कहा गया कि इसकी वैल्यू नहीं है। रैयतों ने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है। रैयतों अथवा कर्मचारियों का कहना है कि उनकी बिना सहमति लिए उनका दाखिला ITI में करा दिया गया। 2 साल की जगह 3 साल का कोर्स कराया गया। उनको इंटर्नशिप भी कराई गई, लेकिन सब फर्जी। दरअसल रैयतों का दावा है कि उन्होंने फिटर सेक्शन में इंटर्नशिप किया, लेकिन सर्टिफिकेट उनको इलेक्ट्रिकल का दिया गया। इंटर्नशिप 1 साल का था, लेकिन 2 साल का सर्टिफिकेट मिला। रैयतों का कहना है कि जब उन्होंने अलग अलग वेबसाइट पर जाकर इंटर्नशिप और ट्रेनिंग कोर्स की वैधता जांची तो पता चला कि कहीं भी इसकी मान्यता नहीं है। उनको सालों तक केवल बरगलाया गया। रैयतों का कहना है कि हद तो तब हो गई जब उनको पिछले दिनों इनोव कंपनी से ईमेल आया। ईमेल में लिखा था कि उन्हें रिद्धि नाम की एक दूसरी कंपनी में शिफ्ट किया जा रहा है। रिद्धि भी एक आउटसोर्सिंग कंपनी है। इसमें भी बड़ा झोल है। रैयतों अथवा कर्मचारियों का कहना है कि करीब 200 कामगारों ने इनोव कंपनी में जिस सेक्शन में काम किया था, रिद्धि कंपनी में उससे अलग काम उन लोगों को अलॉट किया गया है। रैयतों ने इसे धोखा बताया है। उनका साफ कहना है कि हमने जमीन अडानी कंपनी को दी थी। नौकरी का वादा अडानी ने किया था, तो उनको पावर प्लांट की जगह कभी इनोव तो कभी रिद्धि नाम की आउटसोर्सिंग कंपनी में क्यों इनरोल किया जा रहा है? ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये आउटसोर्सिंग कंपनियां कब भाग जाएंगी कौन जानता है। रैयतों का यह भी कहना है कि अब जब उन्होंने अडानी पावर प्लांट में ही स्थायी नौकरी की मांग उठाई है तो उनसे कहा जा रहा है कि बीटेक डिग्री होगी तभी प्लांट में काम मिलेगा। रैयतों का दावा है कि जमीन का अधिग्रहण करते समय उनको ऐसे किसी भी शर्त के विषय में नहीं बताया गया था। रैयतों ने पावर प्लांट में स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हमें धोखा मिला है। इनका आरोप है कि गोड्डा पावर प्लांट के वरीय अधिकारी स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से उनको धमका रहे हैं। सोमवार की देर शाम को स्टेशन हेड प्रसून चक्रवर्ती और सीओ की 2.5 घंटे लंबी मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सीओ साहब ने हमें प्लांट के मुख्य दरवाजे से हट जाने का अल्टीमेटम दिया। रैयतों का यह भी आरोप है कि पुलिस उनके घर पर फोन करके अभिभावकों को डराती धमकाती है। कहती है कि धरना प्रदर्शन खत्म करो वरना केस दर्ज करके जेल में डाल दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे रैयतों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि अपनी मांगों को लेकर एक झापन वे लोग बीडीओ को देना चाहते थे, लेकिन उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया। उनको लगातार डराया धमकाया जा रहा है। गौरतलब है कि हालिया संपन्न विधानसभा के बजट सत्र में पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने दस्तावेजों के जरिए साक्ष्यों के साथ यह कहा था कि अडानी पावर प्लांट की स्थापना में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। भूमि का अधिग्रहण गलत तरीके से हुआ। रैयतों को जमीन का सही मुआवजा नहीं मिला। नहर, गोचर और श्मशान भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया गया। स्थानीय लोगों को प्लांट में नौकरी नहीं मिली। यहां तक कि जमीन के अधिग्रहण में संताल परगना टेनेंसी एक्ट यानी SPT एक्ट का उल्लंघन भी किया गया है। प्रदीप यादव की शिकायत पर हेमंत सोरेन सरकार ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया था। हालांकि इस बीच अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन गौतम अडानी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच आत्मीय मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गईं। गौर कीजिए कि ये वही गौतम अडानी हैं जिनकी पिछले करीब 4 साल से राहुल गांधी पानी पी पी कर आलोचना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को अडानी का नाम लेकर घेरा जाता है। मुख्यमंत्री चुनाव से पहले चुनावी रैलियों में कहते हैं कि यदि भाजपा की सरकार बनी तो झारखंडियों की जमीन पर अडानी का कब्जा होगा। अब उसी अडानी के पावर प्लांट के बाहर जमीन गंवा चुके लोग नौकरी की मांग लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राजधानी में उद्योगपति और राजनेता का अनुपम मेल हो रहा है। इन प्रदर्शनकारियों को उनका हक मिलेगा या नहीं? रैयतों को नौकरी मिलेगी या नहीं? रैयतों को मिलने वाले मुआवजे से करीब 5,50,000 रुपए की कटौती भी कर ली गई। कहा था कि नौकरी देंगे। उनको अस्थायी नौकरी मिली, वह भी आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए अस्थायी वाली। कब खदेड़ दिए जाएंगे कोई नहीं जानता। वे प्रदर्शन के सिवा कर भी क्या सकते हैं? बाकी आप मुलाकातें देखते रहिए। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ।
ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।